अंतरिक्ष में हम इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे दूर मौजूद ऑब्जेक्ट वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट अब संकट में है। ये स्पेसक्राफ्ट लगभग 50 सालों से अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा है। ये स्पेसक्राफ्ट कुछ समय से पृथ्वी पर डेटा भेजने में परेशानी का सामना कर रहा है। इसने वंस और जीरोस के कुछ अजीब पैटर्न्स भेजना शुरू कर दिए हैं जिसका कोई मतलब नहीं है और साइंटिस्ट इसे समझ नहीं पा रहे हैं। इसे समझने के लिए इंजीनियर्स और साइंटिस्ट तत्परता से लग गए हैं ताकि 24 अरब किलोमीटर दूर से इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके और ये ऐतिहासिक मिशन सफल हो सके। लेकिन वास्तव में इसका कारण क्या है? क्या ये सिर्फ एक छोटा सा ग्लिच या टेक्निकल प्रॉब्लम है या ये कोई सीरियस प्रॉब्लम है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इस स्पेसक्राफ्ट का डिस्टेंस और एज को ध्यान में रखते हुए इसका सॉल्यूशन संभव ही है या नहीं। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर ये है क्या। स्पेसक्राफ्ट इस तरह के बाइनरी डिजिट्स के ये अजीब से पैटर्न क्यों भेज रहा है? वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी पर मौजूद कंप्यूटर्स की तरह ही काम करता है। ये हमसे कम्युनिकेट करने के लिए बाइनरी सिस्टम का यूज करता है। बाइनरी सिस्टम में किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन के लिए सिर्फ 2 टाइप के डिजिट 0 और 1 का यूज किया जाता है। इसमें हर चीज 0 और 1 बिट के रूप में होती है और इन बिट्स का कॉम्बिनेशन हमारे पास किसी भी प्रकार का डेटा जैसे संख्याएं, अक्षर, यहाँ तक कि पिक्चर्स और वॉइसेस जैसी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को हम तक भेज सकता है। वॉयेजर 1 में 3 प्रकार के मेन कंप्यूटर्स हैं और ये समस्या इन्हीं कंप्यूटर्स में से 2 कंप्यूटर्स से जुड़ी हुई है। पहले कंप्यूटर को फ्लाइट डेटा सिस्टम या FDS कहा जाता है। ये स्पेसक्राफ्ट से 2 प्रकार की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। यूनिवर्स को स्टडी करने के लिए डिजाइन किए गए साइंटिफिक इक्विपमेंट से डेटा और स्पेसक्राफ्ट के डेटा से ये पता चलता है कि इसके सभी कंपोनेंट्स सही से काम कर रहे हैं या नहीं। इस इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए FDS बाइनरी पैटर्न्स को कलेक्ट करता है और इसको एक सिंगल डेटा पैकेज में कंबाइन करता है। इसके बाद ये पैकेज सेकंड कंप्यूटर में भेजा जाता है। कंप्यूटर कमांड सिस्टम जिसमें टेलीमेट्री मॉड्यूलेशन यूनिट या TMU होता है उसे भेजा जाता है। TMU का काम पैकेज को हमारे पास अर्थ पर भेजना है। ऐसा करने के लिए बाइनरी डेटा को कैरियर सिग्नल पर मॉड्यूलेट किया जाता है। एक बार ये हो जाने के बाद TMU डीप स्पेस नेटवर्क के माध्यम से इसे उन वेव्स पर लाया जाता है जिनके माध्यम से ये पृथ्वी पर आता है। DSN रेडियो एंटीना का एक कलेक्शन है जो स्ट्रेटेजिकली पृथ्वी के चारों ओर रखा जाता है जैसे कैलिफोर्निया, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया में, ताकि प्लेनेट के घूमने पर भी विभिन्न स्पेसक्राफ्ट कॉन्टिन्यूसली कम्युनिकेट करते रहें। जब एक बार बाइनरी डेटा प्राप्त हो जाता है इसके बाद इस डेटा को आगे डेटा सेंटर्स में भेजा जाता है और फाइनली इस बाइनरी डेटा को ह्यूमन रीडेबल पैटर्न में कन्वर्ट कर दिया जाता है जैसे कि नंबर्स, ग्राफ या पिक्चर्स जिनका उपयोग रिसर्च के लिए किया जाता है। 4 दशकों से अधिक समय से वॉयेजर 1 इसी तरह से हमें जानकारी मुहैया करा रहा है, लेकिन हाल ही में इस स्पेसक्राफ्ट के कम्युनिकेशन सिस्टम में एक अजीब समस्या देखी गई है। ये साइंटिफिक इंफॉर्मेशन या स्पेसक्राफ्ट हेल्थ डेटा के नॉर्मल कॉम्बिनेशन भेजने के बजाय TMU को 1 और 0 के अजीब पैटर्न्स भेजने लगा है जिनका कोई मतलब नहीं लगता है। नासा का कहना है कि वॉयेजर 1 ने सटीक पैटर्न जारी नहीं किया है। नासा ने इस प्रॉब्लम के कंक्लूजन में कहा है कि प्राइमरी प्रॉब्लम FDS के साथ है। एक अननोन रीजन की वजह से FDS इंफॉर्मेशन को सही से प्रोग्राम नहीं कर पा रहा है। रॉन्ग इंफॉर्मेशन के पीसेस FDS से TMU तक पहुंच रहे हैं। यही कारण है कि इन नॉनसेंस बाइनरी मैसेजेस को TMU पृथ्वी तक भेज रहा है। यूजुअली जब ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो पहला सॉल्यूशन FDS को रीस्टार्ट करना होता है। इस तरह पृथ्वी पर और यहाँ तक कि स्पेस में भी मैक्सिमम टेक्निकल प्रॉब्लम को ठीक कर लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2010 में वॉयेजर 2 के डेटा में बिट फ्लिप के कारण ऐसी ही एक प्रॉब्लम आई थी। तब टीम ने FDS की मेमोरी के लिए रीसेटिंग कमांड दी थी और इससे यह प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व भी हो गई थी। इसी ऑन ऑफ मैकेनिज्म ने हब्बल स्पेस टेलीस्कोप में आई एक प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया था। इस बार भी इसी स्ट्रेटेजी का यूज करते हुए FDS को रीसेट किया गया, लेकिन इस बार इस मेथड से कोई हेल्प नहीं मिली। इसने इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को और अधिक डेवलप्ड सॉल्यूशन मेथड्स लाने के लिए मोटिवेट किया, लेकिन ऐसा करना जितना सरल लगता है उतना है नहीं, ये काफी चैलेंजिंग है। सबसे पहले स्पेसक्राफ्ट लगभग हाफ सेंचुरी पहले उन लोगों ने बनाया था जो बहुत समय पहले ही रिटायर हो चुके हैं और इसलिए नई टीम को इसको अच्छे से समझने के लिए बहुत डीपली डॉक्यूमेंट्स को देखना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि इसके कंप्यूटर्स कैसे काम करते हैं। ये टेक्नोलॉजी काफी आउटडेटेड हो चुकी है, हालांकि पिछले कुछ दशकों में इसमें कई सॉफ्टवेयर अपडेट्स किए गए हैं।
कंपैरिजन की दृष्टि से देखा जाए तो आपके हाथ में मौजूद फोन एक सेकंड में 100 अरब से भी ज्यादा इंस्ट्रक्शंस को संभाल सकता है, लेकिन वॉयेजर 1 के कंप्यूटर्स पर सेकंड केवल 8000 प्रोसेस ही कर सकते हैं। और वहीं वॉयेजर 1 इस समय जहां है वहां तक लाइट को ट्रेवल करने में करीब 22.5 घंटे लगते हैं। इसलिए जब टीम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती है तो सिग्नल्स के वहां तक पहुंचने और प्रतिक्रिया के वापस आने के लिए 45 घंटे की राउंड ट्रिप का वेट करना होता है। लेकिन एट द पॉजिटिव साइड ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। वॉयेजर 1 ने रैंडम डेटा भेजा है। 2022 में भी इसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी। नासा के साइंटिस्ट ने इस प्रॉब्लम का पता लगाया और इसे ठीक कर दिया था। वॉयेजर मिशन को इतने लंबे समय तक चलने के लिए नहीं बनाया गया था। ये इनक्रेडिबल मिशन प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करने के लिए बनाया गया था, लेकिन ये इससे कहीं आगे निकल गया है। ये मिशन सौरमंडल के परे संपूर्ण यूनिवर्स को समझने में सहायक सिद्ध हो रहा है। ये प्रोब एक रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर द्वारा संचालित होता है, जो समय के साथ धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है। जैसे ही ऐसा होता है, वॉयेजर 1 की टीम को प्रोब के किन हिस्सों को चालू रखना है इस बारे में डिफिकल्ट ऑप्शंस चुनने पड़ते हैं। वॉयेजर 1 के कैमरा द्वारा ली गई आखिरी तस्वीर सौरमंडल के पिक्चर्स की फैमिली पोर्ट्रेट का हिस्सा थी, जिसे 14 फरवरी 1990 में कैप्चर किया गया था। इस सीरीज में अर्थ की पेल ब्लू डॉट पिक्चर भी शामिल थी। ये पिक्चर 6 अरब किलोमीटर दूर से कैप्चर की गई थी, जो स्पेस की विशालता में मात्र एक डॉट के रूप में दिखाई दे रही है। इन पिक्चर्स को कैप्चर करने के बाद प्रोब के पावर को बचाने के लिए कैमरास और अन्य इसेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को बंद कर दिया गया। नासा के इंजीनियर्स का ध्यान पृथ्वी पर डेटा भेजने वाले इंस्ट्रूमेंट्स को जब तक हो सके चालू रखने पर था। मार्च 2024 तक 10 में से केवल 4 वॉयेजर इंस्ट्रूमेंट्स ही चालू हैं। वॉयेजर 1 के द्वारा भेजा गया डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब प्रोब स्पेस के उस हिस्से में है जहां हमारा सन इतना इफेक्टिव नहीं है। ये हमें यूनिवर्सल रेस और मैग्नेटिक फील्ड जैसी चीजों के बारे में बता रहा है, जहां हम कभी डायरेक्ट स्टडी नहीं कर पाए हैं। हालांकि जैसे जैसे वॉयेजर 1 आगे बढ़ रहा है, उसके संपर्क में रहना हमारे लिए और अधिक चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। इसके सिग्नल्स को ट्रैवल करने में अधिक समय लगता है और जब तक वे हम तक पहुंचते हैं वे बहुत वीक हो जाते हैं। इन चैलेंजेस के होते हुए भी वॉयेजर 1 की यात्रा जारी है। ये किसी विशेष प्लैनेट या स्टार की तरफ नहीं बढ़ रहा है, लेकिन लगभग 40,000 वर्षों में ये ग्लीसा 455 स्टार के काफी पास से गुजरेगा। वॉयेजर 1 की सबसे खास चीजों में से एक इसका गोल्डन रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड टाइम कैप्सूल की तरह है, जो अर्थ की वॉइसेस और पिक्चर्स से भरा हुआ है, जो हमारे विभिन्न लाइफ फॉर्म्स को दिखाता है। क्या उन्हें कभी पता चलेगा कि हमारे प्लेनेट पर लाइफ कैसी है? इस रिकॉर्ड में ये इंस्ट्रक्शंस भी है कि इसे कैसे खोला जाए, और इसमें मैप्स को भी दिखाया गया है कि ये कहां से आया है। वैसे सोचा ये गया था कि हमारी दुनिया का थोड़ा सा हिस्सा जिसे भी मिले उसके साथ इसे शेयर किया जाए, भले ही ऐसा लाखों सालों में हो। ये यूनिवर्स ओशन में फेंकी गई एक बोतल की तरह है, जो दूर से एक छोटे ब्लू प्लेनेट से मैसेज लेकर आती है कि हम कौन हैं। तो वॉयेजर 1 की जर्नी मात्र एक साइंटिफिक मिशन नहीं है, बल्कि ये ह्यूमन क्यूरियोसिटी और एम्बिशन की एक स्टोरी है। इसके ट्विंस ने जो अब तक हासिल किया है, उसे देखते हुए हाल ही की टेक्निकल प्रॉब्लम के ठीक होने की अभी भी उम्मीद है। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो साइंटिस्ट को उम्मीद है कि ये स्पेसक्राफ्ट मिशन अपने 50वें बर्थडे तक जारी रहेगा।